दोस्तों, मैं कुमार सुरेश आपका स्वागत पशु चिकित्सा यूट्यूब चैनल में पुनः करता हूं। दोस्तों, आप सभी पशु चिकित्सा चैनल दर्शकों का मैं पुनः आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने इस चैनल को देखा, शेयर किया तथा लाइक एवं कमेंट भी साथ साथ में किया है। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष लगभग 3 महीने बाद प्रस्तुत हुआ हूं। इसका एक खास वजह यह था कि मैं भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षक के रूप में उनका प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने में लगा हुआ था, जिससे भविष्य में मैं किसी भी कृत्रिम गर्भाधान केंद्र प्रशिक्षण केंद्र में एक ट्रेनर का पद भारत सरकार के मानदंड के अनुरूप निभा सकूं। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपसे पशुओं में होने वाले रोग डोनर काउ सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं, जिसे आप उत्साहित होकर बिना ब्रेक के लगातार शुरू से अंत वीडियो देखें तथा जानकारी ग्रहण कर खुद तथा अपने आसपास के पशुपालक बंधुओं के साथ अपनी जानकारी भी शेयर करेंगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, डोनर काउ सिंड्रोम भी मादा ब्याई हुई पशुओं में मिल्क फीवर के तरह ही उपापचय अर्थात मेटाबॉलिक डिजीज है, जिसे प्रभावित पशु ब्याने के 2-3 दिन बाद या बच्चा देने के 20 दिन पहले पशु जमीन पर बैठा ही रहता है। यह अत्यधिक दूध देने वाली गायों में अधिक होता है। इस रोग की चपेट में ज़्यादातर एचएफ पशु ही आते हैं। दोस्तों, इस रोग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पशु ऐसे तो काफ़ी सक्रिय एवं सचेत रहता है, परंतु जब खड़ा होने की बारी आती है तो वह खड़ा नहीं हो पाता है। इस कारण इसे विशेष प्रकार का मिल्क फीवर रोग भी कह सकते हैं। इसमें मूल रूप से होता क्या है कि जो पशु है, रोगी पशु, वह खड़ा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, ऐसे इस रोग के मुख्य कारण का कोई स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह रोग मिल्क फीवर से ही संबंधित है, जो मिल्क फीवर से ज़्यादा जटिल रोग है। ऐसे साधारणतया वैज्ञानिकों का मानना है कि दुधारू पशुओं के ब्याने के पूर्व या बाद में पशु के शरीर में प्रोटीन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी के कारण यह रोग पशुओं में हो जाता है। डोनर काउ में रोगी पशु को 2 बार भी कैल्शियम इंजेक्ट करने के बाद कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वह पशु खड़ा नहीं हो पाता है। अब आपको यहाँ अंतर ये चीज़ समझना है कि मिल्क फीवर में जब हम आज और कल 2 दिन कैल्शियम इंजेक्ट आईवी करते हैं तो वह पशु खड़ा हो जाता है, किंतु डोनर काउ में जो डोनर काउ से जो ग्रसित होती है जो गाय, वह 2 दिन कैल्शियम चढ़ाने के बावजूद भी उसमें उसके हालत में कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह खुद खड़ा नहीं हो पाता। फीवर से ग्रसित पशु का जब इलाज नहीं हो पाता है तो पशु कई घंटों तक बैठा ही रहता है। इससे उसके नर्व तथा मसल्स पर प्रेशर पड़ता है। पेरेनियल एवं टिबियल नर्व बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। अंततः ऐसे में पशु डोनर काउ सिंड्रोम से ग्रसित या प्रभावित हो जाता है, जिससे बार बार खड़ा करने का प्रयास करने पर भी वह सहारा देने के बावजूद भी खड़ा नहीं हो पाता है। जब ऐसी स्थिति में पशु खड़ा नहीं हो पाता है तो अक्सर ऐसे मामलों में 2-3 दिन तक भारी मात्रा में कैल्शियम देने से शरीर में कैल्शियम का लेवल काफ़ी अधिक हो जाता है और हार्ट की मांसपेशियां अधिक सक्रिय होकर भारी सूजन अर्थात मायोकार्डाइटिस आ जाती है। यह हार्ट की मांसपेशियों पर कैल्शियम की ओवरडोज के टॉक्सिक इफेक्ट के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, लेट वी टॉक अबाउट द सिम्टम ऑफ डोनर काउ सिंड्रोम। पहला, मिल्क फीवर जैसा ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी पशु का उठकर खड़ा नहीं हो पाना। पशु एक्टिव तथा अवेयर भी होता है तथा पशु को सहारा देने के बाद वह खड़ा होने का असफल प्रयास करता है। कभी कभी किसान के द्वारा अधिक प्रयास करने तथा सहारा देने पर वह खड़ा तो हो जाता है, किंतु सहारा हटते ही वह पुनः गिर जाता है। दूसरा जो इसके लक्षण है वह है भूख प्यास की रोगी पशु में कम हो जाने का संकेत भी मिलता है। तीसरे जो लक्षण है वह यह है कि इस रोग में रोगी पशु का श्वसन, जुगाली, गोबर एवं पेशाब सामान्य होता है। चौथा जो लक्षण है वह है शुरू में शारीरिक तापक्रम सामान्य होता है, लेकिन रोग की आगे की अवस्था या अंतिम अवस्था में सामान्य से कम तापक्रम अर्थात सब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। पांचवा जो है वह लक्षण यह है
कि पिछले पैर तो मुड़े हुए ही होते हैं, लेकिन सिर्फ अगले पैर की मदद से पशु बैठा बैठा ही इधर उधर खिसकता है, जिसे हम क्राउलिंग स्टेज भी कहते हैं। छठवें जो लक्षण है वह यह है कि सामान्य तौर पर यह रोग 1 से 2 सप्ताह तक चलता है, लेकिन यह अवधि अलग अलग होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि नर्व और मसल्स का कितना नुकसान हुआ है, पशु के प्रबंधन पर कितना ध्यान दिया गया है। जो पशु अलर्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं खाता है, तो वह कोमा में चला जाता है और निढाल हो जाता है। इस रोग में जो पशु 7 दिन से अधिक जमीन पर ही बैठा रह जाता है, अर्थात 7 डेज रिकम्बेंसी हो जाए, तो वह बच नहीं पाता है, क्योंकि कई दिनों से रिकम्बेंसी की हालत का सामना करते रहने पर लंग्स, किडनी तथा हार्ट की सामान्य क्रियाएं बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है और अंत में पशु को सेप्टिसीमिया या मायोकार्डाइटिस से उसकी मौत हो जाती है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो पशु मिल्क फीवर का इलाज देने के बाद भी 24 घंटे तक बैठा ही रहता है, तो यह डोनर काउ सिंड्रोम होना समझा जाना चाहिए। इस स्थिति में इसे हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी आदि नहीं समझना चाहिए। अब हम इस रोग के जो लैब टेस्टिंग करवाते हैं, यानी जो प्रयोगशाला में इनका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें जो हमको देखने को मिलता है वह यह है कि इसमें जो पहला जो देखने को हमें मिलेगा वह है कि ब्लड में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटासियम का जो लेवल है वह बहुत हल्का कम देखने को मिलता है। दूसरा है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, पोटासियम तथा फास्फोरस की मात्रा भी कम हो जाती है। तीसरा है कि सीरम मायोग्लोबिन लेवल हाई हो जाता है। और चौथा जो है मॉडरेट कीटोन्यूरिया एंड एल्बुमिनुरिया इसमें देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, लेट वी टॉक अबाउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डोनर काउ सिंड्रोम। फर्स्ट, मस्कुलर इंजुरी, नर्व इंजुरी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके लिए बैठे हुए पशु के पैरों की स्थिति तथा इधर उधर हिलने की स्थिति को देखते हैं। इसमें इंजेक्शन B1 देखकर रिस्पॉन्स देखा जाता है। दूसरा जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में है वो इसमें है फ्रैक्चर ऑफ पेल्विक बोन और लिम्स बोन। इसके लिए बैठे हुए पशु के कमर के पास पेल्विक बोन को दबाकर जांच करते हैं। पैर को खींचकर, हिलाकर अन्य हड्डी में फ्रैक्चर की जांच भी हमें करनी चाहिए। तीसरा है डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। इसमें पशु अपने पिछले पैर को आगे कर डॉग लाइक सिटिंग पोजीशन कर बैठा रहता है। ऊपर में पेल्विक बोन और फीमर के जॉइंट पर डिसलोकेशन होने से गड्ढे आदि नजर आते हैं। चौथा है मिल्क फीवर। यह रोग होने पर पशु अपना मुंह एक तरफ मोड़कर फ्लैंक की ओर किए बैठा रहता है। यह केस ज़्यादातर पशुओं के ब्याने के 72 घंटे के करीब ही होता है। इस केस में टेम्परेचर सामान्य से कम हो जाता है तथा कैल्शियम थेरेपी का क्विक रिस्पॉन्स भी मिलता है। अब जो अंत में है वह है जो हमें डोनर काउ सिंड्रोम का जो भ्रम होता है डायग्नोसिस करने में, उसमें एक और भी रोग है जो इससे मिलता जुलता है, वह है सेप्टिक मैस्टाइटिस। ब्याने के बाद पशु में यह रोग भी सामान्य तौर पर होते हुए देखा गया है, लेकिन इस रोग का पहचान रोगी पशु के थन के आकार तथा उसकी कठोरता के साथ ही दूध के स्वाद तथा रंग आदि को देखकर अंतर किया जा सकता है। इस रोग में भी रोगी पशु सामान्यतः बैठी हुई रहती है। Friends, now we talk about treatment of donor cow syndrome, for which you seek the veterinary doctor in your area who are highly skilled. Then we talk about treatment including following medicine. पशु को खड़ा करने के लिए किसी चेन पुल्ली लिफ्टर का व्यवहार करना चाहिए। जब पशु खड़ा हो जाए तो उसके फोरलिम्ब तथा हिंडलिम्ब पर हर्बल एंटी इन्फ्लामेटरी ऑयल का मालिश या मसाज करना चाहिए। पहली जो दवा है वह है इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज 50 ml प्रति केजी बॉडी वेट के हिसाब से IV 2 दिन तक हमें करना पड़ता है।
दूसरी जो दवा है वह है मिफेक्स, 540 ml से लेकर 1080 ml प्रति 300 से 350 किलो बॉडी वेट पर बहुत धीरे धीरे आईवी करना चाहिए। ये जो डोज है 540 से 1080 पशु को 2 दिन में हमें आईवी करना चाहिए। उपरोक्त खुराक को हम 2 भाग में बांटकर 2 दिन आईवी करते हैं। तीसरी जो दवा है वह है इंजेक्शन आइसोफ्लुपेरिडोन आइसोफ्लूड 5 ml इंट्रामस्कुलर 5 दिन तक देते हैं। इससे हमें काफ़ी सफलता मिलते हुए देखी गई है। चौथा जो है इंजेक्शन वह है इंजेक्शन न्यूरोकाइंड एक्सेल, जो 30 ml का एक वाइल लेना है और 10 ml आईवी IM 1 दिन छोड़कर 3 डोज हम रोगी पशु को देते हैं। पांचवी जो दवा है वह है इंजेक्शन फास्फोरस का, जो कैटासल के नाम से आता है, जो वायर बनाती है। 30 ml का एक वाइल लेकर 10 ml इंट्रामस्कुलर डेली 3 दिन तक देते हैं रोगी पशु को। अगली जो दवा है वह है इंजेक्शन विटामिन ई विथ सेलेनियम, जिसे हम एडवेट वगैरह भी बोलते हैं, जो यह बाज़ार में एडवेट वगैरह के नाम से आता है। इसका हमको क्या करना है कि 5 ml इंट्रामस्कुलर एक पशु को, जो रोगी पशु है उसको 1 दिन छोड़कर गहरे मांस में 3 दिन तक देते हैं। अगली जो दवा है वह इंजेक्शन है नियोप्रोफेन, जो एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग है। इसका हम 15 ml लेकर प्रौढ़ पशु में रोज 1 बार मांस में, गहरे मांस में 4 दिन तक रोगी पशु को देते हैं। अब जो अगला जो एप्लीकेशन है वह है गाबापेंटिन, 200 mg का लेकर के 10 टैबलेट लेते हैं और 2 टैबलेट जिस समय में हम नियोप्रोफेन देते हैं उसके अल्टरनेट, यानी सुबह में अगर हम नियोप्रोफेन देते हैं तो शाम को हम 2 टैबलेट गाबापेंटिन 200 mg का 2 टैबलेट रोज 1 बार रोगी पशु को खिलाते हैं। अब जो अगला इंजेक्शन है वह है स्टेप्टोपेंसिलिन, 2.5 ग्राम या 5 ग्राम रोगी पशु के शरीर भार के अनुरूप। हम इसको क्या करते हैं कि रोज 1 बार गहरे मांस में रोगी पशु को स्टेप्टोपेंसिलिन का सुई उनके शरीर भार के हिसाब से उसको रोज 1 बार लगाते हैं। अब जो अगली दवा है वह प्रॉपर केयर शुड बी टेकन बाय फार्मर इन कंसर्न विथ बेडिंग विथ सैंड, nursing and turning of animal from side to side are to be done to minimize the chance of bed sore. Next will every possible attempt should be made to stand the animal with support along with rational treatment which facilitates to quick recovery. This was my donor cow syndrome lecture. If you gain some knowledge, please appreciate me. Throw like, share and comment. We will back with our new video, Ketosis. Till then, goodbye. Take care of you. Thanks for watching.